जो दिल बड़ा तेरा तो दूर कर जहां के गम तू सारे, दुख सारे मेरे यार मेरे प्यार। बेसिक मेडिकल डाटा। हम लोगों का जो शरीर है, उस शरीर को जानने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है बेसिक मेडिकल डाटा। तो ये जो हमारा जो शरीर है, इस शरीर का बेसिक चीज़ अगर हम लोग जानेंगे तब हम लोग अपने शरीर को कंट्रोल भी कर सकेंगे। क्योंकि कहा यह जाता है जो हम लोग के अंदर जो बीमारियां आती है उसमें से 80% या उससे भी ज़्यादा बीमारियां हम लोग खुद अपने ऊपर कंट्रोल करके, अपने खाने पीने, अपने चीज़ों को कंट्रोल करके उस बीमारियों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। और 15% या 20% बीमारियां ऐसी होती है जिसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत चीज़ हम लोग देख के, डॉक्टर के पास ना जाके भी हम लोग समझ सकते हैं जो कि क्या है हमारे शरीर का हालत, या क्या है हमारे बच्चे का या भाई का या बहन का या माँ का या बाप का, किसका शरीर का हालत है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, शरीर का जो तापमान है, शरीर का तापमान कभी बढ़ जाता है तो बोलते हैं बुखार हुआ है, ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो मतलब बंगला में बोलेंगे तो पोटल के खेत में जाके पोटल तुल रहा है, मतलब टपक गया। ठीक है, तो शरीर का तापमान कितना हो जो हमें लगे जो कि नॉर्मल है, या हमें लगे जो ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है या हालत ही एकदम बिगड़ने वाला है, तो इसको हम लोग नापेंगे। शरीर के तापमान को हम लोग कैसे नापेंगे? शरीर के तापमान को हम लोग नापते हैं थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर क्योंकि एक फिरंगी चीज़ है, एक फॉरेन का चीज़ है, उसलिए उसका हिंदुस्तानी नाम नहीं है। ठीक है, तो थर्मोमीटर में हम लोग कैसे नापते हैं? जैसे एक वजन नापना है तो किलोग्राम में नापते हैं, पानी को नापना है या कोई लिक्विड को नापना है तो लीटर में नापते हैं, दूरी को नापना है तो मीटर में, किलोमीटर में, माइल में नापते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसको लिखते कैसे हैं? डिग्री, एक गोल देते हैं डिग्री और एफ फ़ारेनहाइट। जब हम लोग को बुखार नहीं है तब हम लोग का शरीर का, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर को मुंह में लगाते हैं या फिर बगल में लगाते हैं या फिर कहीं और भी लगा सकते हैं। उसको लगा के हम लोग नापते हैं, थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए रखते हैं थर्मोमीटर को। रखने के बाद उसको निकाल के हम लोग देखते हैं। उसमें एक नीचे का हिस्सा होता है, फिर ऊपर का हिस्सा होता है। नीचे के हिस्से में मरकुरी होता है, वो एक पाइप होता है, उससे ऊपर जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो फिर टेम्परेचर मार्क किया हुआ होता है। टेम्परेचर मार्क होने से अगर 98.5 के आसपास, 98.4 के आसपास है तो सोचो टेम्परेचर नॉर्मल है। ठीक है, 98.4 के आसपास जब है तब टेम्परेचर नॉर्मल है। अभी थोड़ा 98.4 से थोड़ा आगे गया, 98.4 जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, इससे हम लोग थोड़ा आगे गए। सोचो 99 से लेकर 101 तक, मतलब 99 से लेकर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर रहे तो वो है नॉर्मल फीवर, साधारण बुखार है। नॉर्मल फीवर हुआ, तुमने दवाई खाया, तुमने थोड़ा बहुत सावधानी लिया, वो ठीक हो जाता है। नॉर्मल फीवर है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अभी अगर तुमने देखा 101 डिग्री से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर है, तब सोचो हाई फीवर है, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार है। मतलब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, ये करना है, जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करना है। 101 से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अभी अगर सोचो तुमने जो टेम्परेचर को मेजर किया 105 से लेके 107 तक है, 107 अगर बुखार हो गया तो सोचो बहुत बहुत खराब, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बुखार है, वेरी वेरी हाई फीवर। अभी सोचो अगर 107 से लेकर
107 बुखार है, उससे लेकर 110 तक अगर है तो सोचो तुम्हारे मरने के आसार नज़र आ रहे हैं। मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ गया जो कि शरीर एकदम तप रहा है। कई बोलते हैं ना शरीर मेरा इतना तप रहा है जो कि कोई उसमें रख दे तो फिर खाना बन जाए, बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है, अगर 107 से लेके 110 तक अगर बुखार है तो सोचो तुम्हारे मरने के आसार नज़र आ गए हैं। तुम भले ही जल्दी बहुत कुछ कर लो, नहीं तो टपक गया। ठीक है। लेकिन एक बीमारी होता है, हमारे देश में ज़्यादा होता है, मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? जो मक्खी जो होता है, मच्छर के काटने से होता है। गंदगी में जो मच्छर रहता है, ये सब मच्छर आके काटता है, काट के दूसरे को काटता है, उससे तीसरे को काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया में नॉर्मली बहुत ज़्यादा बुखार होता है। अब मलेरिया में अगर तुमको 104 डिग्री से लेके 106 तक भी है टेम्परेचर, तो भी इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन मलेरिया में नॉर्मली बहुत ज़्यादा बुखार होता ही है, वो इतना डेंजरस नहीं है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। अब हम लोग देखेंगे हार्ट बीट। हार्ट बीट हम लोग कैसे नापते हैं? अगर तुम आदमी हो, लड़का हो, तो तुम्हारा राइट रिस्ट, लड़कियों का हम लोग लेफ्ट हैंड में नापते हैं। नापना कहाँ पे है? ये जगह, ये जो जगह है यहाँ पे वेन्स होता है, आर्टरीज जो होता है वो यहाँ पे होता है। इसको हम लोग पकड़ के नापते हैं। 1 मिनट के लिए देखते हैं 1 मिनट में कितने बार धक धक हो रहा है। कितने बार धक धक होना मतलब कितने बार खून आ रहा है, हार्ट से पंप हो रहा है, कितना खून 1 मिनट में कितने बार खून आ रहा है शरीर में। शरीर में खून जाता है, फिर खून हार्ट में जाता है, हार्ट उसको प्यूरिफाई करता है, फिर वो शरीर में जाता है। ये जो चीज़ है, हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट में 2 चैम्बर है, 2 साइड्स हैं, एक है लेफ्ट साइड, लेफ्ट हार्ट, एक है राइट हार्ट। इसमें 4 चैम्बर है, इसमें 4 चैम्बर है, मिला के हुआ 8 चैम्बर, जिसको अंग्रेज़ों ने 100, 200, 300 पता नहीं कितने साल पहले पता किया। लेकिन हमारे देश में ये चीज़ तो लाखों सालों से है, क्योंकि चरक मुनि जो थे, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े मुनि हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, बहुत बड़े डॉक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने चरक संहिता और बहुत बड़े बड़े बुक्स लिखे हैं। उनका जो शिष्य था वाग्भट, उन्होंने लिखा 2 किताब। उसने चरक साहित्य को बहुत सिंपल करके आसानी से उसको बताया। वाग्भट ने सिर्फ 2 किताब को लिखा, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम। अष्टांग हृदयम माने हृदय, हार्ट, उसका 8 अंग, अष्टांग 8 अंग हृदय का। और ये चीज लाखों साल पहले हमारे देश में जानते थे, जिसको उसने लिखा मात्र, जानते तो पहले से ही थे। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। अभी हम लोग देखते हैं जन्म से लेकर 1 साल की उम्र तक एक बच्चे का हार्ट बीट अगर पकड़ो यहाँ पे तो कितना होगा। जन्म से लेके 1 साल तक उसका हार्ट बीट होगा 120 से लेकर 140 बार धड़केगा, पल्स होगा 1 मिनट में। तो 120 से लेके 140 टाइम्स अगर हार्ट बीट करेगा 1 मिनट में, वो नॉर्मल है जन्म से लेके 1 साल के उम्र तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी 2 साल से लेके 5 साल की उम्र तक उसका जो हार्ट बीट है वो 90 से लेके 105 टाइम्स धक 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 करेगा यहाँ पे। 2 साल से लेके 5 साल की उम्र तक 90 से लेके 105 टाइम्स 1 मिनट में धक धक करेगा। जो बच्चा 6 साल से लेके 15 साल की उम्र तक, उसका जो हार्ट बीट है वो 80 से लेके 90 टाइम्स। अगर सोचो एक 6 साल से लेके 15 साल तक तो है ना 80 से लेके 90 बार 1 मिनट में। अगर सोचो उसका 100 बार हो रहा है तो सोचो थोड़ा उसका नॉर्मल नहीं है, या फिर उसका 60 बार हो रहा है तो सोचो नॉर्मल नहीं है।
उसका नॉर्मल क्या है? 6 साल से लेके 15 साल की उम्र तक 80 से लेके 90 बार 1 मिनट में। बांग्ला में एक चीज़ बोलते हैं 16 থেকে 60, उसी को मैं इंग्लिश में बोलते हैं 16 से लेके 60 साल के उम्र तक हार्ट बीट जो होता है 70 से लेके 78 बार 1 मिनट में, 70 से लेके 78 बार 1 मिनट में धक धक करता है। ठीक है, 16 से लेके 60 साल की उम्र तक। और जो बुढ़े लोग हैं 60 साल से ऊपर, मतलब 60 साल तक तुम बुढ़े नहीं हुए हो, तभी बहुत उम्र है बुढ़ा होने के लिए, अभी तुम जवान है। चलो, तो बुढ़े लोग जो है उनका होता है 50 से लेके 65 बार 1 मिनट में। 1 मिनट में 50 से लेके 65 बार धक धक करता है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। अभी ब्रीदिंग, ये जो सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल, ब्रीदिंग और हार्ट बीट में अंतर है। हार्ट तो अपने रेट से धक 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 करके हार्ट खून फेंकता ही जाएगा, लेकिन सांस लेना और सांस आना, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ये जो ब्रीदिंग है इसका कितना, 1 मिनट में कितने बार ब्रीदिंग करने से कौन से उम्र में वो नॉर्मल होगा। ये मतलब 1 साल के उम्र तक, 1 साल के उम्र तक 30 बार 1 मिनट में 30 बार सांस लेता है एक बच्चा। 1 साल के उम्र तक 30 बार 1 मिनट में सांस लेता है। 2 साल के उम्र तक 25 बार 1 मिनट में सांस लेता है। ये ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, सांस लेना और सांस बाहर करना, इसको बोलते हैं 1 बार। 2 बार सांस लिया, 2 बार सांस छोड़ा, मतलब 2 बार। इस तरह से तुम लोग अपने आप कर सकते हो। एक स्टॉप वॉच रख सकते हो, एक घड़ी रख सकते हो, 1 मिनट में देखो तुम कितने बार कर रहे हो। 3 साल से 14 साल की उम्र तक 21 से लेके 24 बार 1 मिनट में धक धक हो सकता है, तो नॉर्मल है। 15 साल और उसके ऊपर 18 से लेके 20 बार 1 मिनट में लोग सांस ले सकता है, छोड़ सकता है। 15 साल से ऊपर 18 से 20 बार। अभी जो एक नॉर्मल, एक हेल्दी आदमी है, जो जिसका हेल्थ अच्छा है, नॉर्मल आदमी है, वो जब सांस लेगा और सांस छोड़ेगा तो उसका जो सांस लेगा वो बहुत डीप होगा, और जब वो छोड़ेगा तो उसका जो हवा होगा नाक से जो निकलेगा वो गरम गरम होगा। ठीक है, तो सांस जब लेगा वो बहुत डीप होगा, उसका फेफड़ा, उसका लंग, सब चीज़ बहुत ही साफ है, तो वो सांस जब लेगा तो बहुत डीप सांस लेगा, और जब छोड़ेगा तो उसका गरम गरम सांस निकलेगा, क्योंकि सब गंदगी को निकाल के साफ साफ निकलेगा। लेकिन थोड़ा बुढ़ा हो जाएगा तो मतलब उसका थोड़ा सांस लेना थोड़ा ये हो जाएगा, गरम ना निकल के ठंडा ठंडा आहें भरेगा, ठंडा ठंडा सांस निकलेगा। जब अनहेल्दी है, स्वस्थ नहीं है, तो उसका सांस कैसा होगा? बहुत फास्ट ऐसे की सांस लेगा। ठीक है, और उसका जो सांस होगा वो एकदम ठंडा ठंडा होगा। अनहेल्दी हो, जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, या जो बुढ़ा है, बुढ़ा लोग देखते हो थोड़ा सा चलते हैं उसके बाद करते हैं, है ना। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। एक रिलेशनशिप, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट और ब्रीदिंग, इन तीनों में एक रिलेशनशिप। कितना बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो कितना हार्ट बीट बढ़ेगा, तो कितना ब्रीदिंग बढ़ेगा, या फिर कितना ब्रीदिंग बढ़ा तो फिर बॉडी टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, किस तरह से ये होगा। हर 1 डिग्री बॉडी टेम्परेचर के बढ़ने से 10 बार 10 हार्ट बीट बढ़ जाएगा और 2 ब्रीदिंग बढ़ जाएगा। 1 डिग्री अगर टेम्परेचर, सोचो जी कि तुम्हारा 99 से 100 डिग्री हो गया, तो तुम्हारा ये मत सोचो जी कि एक नॉर्मल आदमी का 72 होता है, एक नॉर्मल एडल्ट का 72 बार हार्ट बीट होता है। सोचो जी कि तुम्हारा 1 डिग्री बढ़ा, 1 डिग्री बढ़ने से क्या होगा, तुम्हारा 10 हार्ट बीट बढ़ जाएगा, और सांस भी 2 बार बढ़ जाएगा। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म।
अभी हम लोग बात करते हैं टंग का, टंग, जीभ। ठीक है, जीभ के रंग को देखकर, जीभ के हालात को देखकर इंसान के अंदर के स्वास्थ्य या स्वास्थ्य ना होने का पता लग जाता है, या फिर जीभ के रंग को देखकर, जीभ के टेक्सचर को देखकर ये पता लगाया जा सकता है जो कि उसका पेट में या फिर कहीं और क्या बीमारी है, क्या हालात से गुजर रहा है वो, उसके अंदर का सिस्टम पता लग जाता है। इसीलिए पहले ज़माने के जो वैद्य लोग होते थे, इन लोग नाड़ी देखते थे, जीभ देखते थे, अब पूरा ये बता देते जो कि 10 दिन पहले क्या खाया था दोपहर में। आजकल ऐसे है नहीं। जिसका हेल्थ, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसका टंग कैसा होता है? उसका टंग होता है जूसी, एकदम रस से भरा हुआ। ठीक है, लग रहा है जो कि एक आम खा रहे हो, एकदम जूसी, जैसे मेरा टंग है। अब जब हाई फीवर होता है, जब बहुत फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो बुखार होने से क्या होता है, जो जीभ है वो एकदम सूख जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है। तो अगर जीभ को अगर ड्राई देखो तो सोचो जो तुम्हारा हाई फीवर है। और जब तुम्हारे पेट में खराबी है, जब पेट अपसेट है, पेट अपसेट होगा तो फिर जीभ में क्या होगा, एक सफ़ेद, जब पेट अपसेट रहेगा तो सफ़ेद एक परत पड़ जाएगा, सफ़ेद एक कोट, वाइट कोट एक जीभ के ऊपर आ जाएगा। अगर जीभ अगर सफ़ेद है तो सोचो जो कि तुम्हारा पेट खराब है। इसीलिए कहा जाता है जो कि टंग क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम टंग क्लीन करोगे तो शायद तुम्हारा पेट भी साफ़ हो जाएगा। टंग अगर क्लीन नहीं करोगे, जीभ को अगर साफ़ नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा पेट खराब का खराब ही रहेगा। और टंग साफ़ करने के लिए सबसे अच्छा है एक स्टील का एक अच्छा सा एक टंग क्लीनर ख़रीद लो, उसको धो लो अच्छी तरह से। धोने के बाद उसको जीभ में लगा करके करो और पूरा उसको कुल्ला करके उसका सब गंदगी निकाल दो। इससे तुम्हारा जीभ साफ़ हो जाएगा और जीभ एकदम जूसी, एकदम लाल रंग का, गुलाबी रंग का एकदम होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। अगर तुम्हारा जीभ पीला रंग का हो गया है, पीला पीला अगर जीभ हो गया है, वैसे खाना खाने के बाद ज़्यादा हल्दी से खाना खाओगे तो पीला रंग हो सकता है, लेकिन उसको कुल्ला कर लिया, धो लिया तो फिर जीभ ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर पीला रंग का अगर जीभ है और वो है कुल्ला करने के बाद भी, तो सोचो तुम्हें पित्त का दोष है। होता है ना 3 तरह का वो होता है, वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ से इंसान के कैरेक्टर के बारे में मालूम चलता है। तो वात, पित्त, कफ में पित्त का अगर प्रॉब्लम है तो फिर तुम्हारा जीभ पीला हो जाएगा। अगर तुम्हारा जीभ एकदम लाल हो गया है तो सोचो जो कि तुम्हें पेट के प्रॉब्लम के लिए तुम्हें हाई फीवर है। अगर एकदम लाल हो गया, गुलाबी ऑफ रेड जीभ रहता है, लेकिन अगर एकदम लाल हो गया है तो या तो ऐसा हो सकता है तुम खून पी के आए हो, वो तो आजकल लोग पीते नहीं हैं। तो ये हो सकता है जो कि तुम्हारा जो पेट है, पेट में कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण तुम्हारा हाई फीवर आया है तुम्हें और उसके कारण तुम्हारा जीभ लाल है। अगर जीभ तुम्हारा ब्लू हो गया है, ये ब्लू कलर का अगर जीभ हो गया है, नीला पड़ गया है जीभ, अगर तुम्हारा जीभ नीला पड़ गया है तो सोचो जो कि तुम्हारा जो खून का रक्त का बहाव है, रक्त का जो बहाव है, इस बहाव में कुछ प्रॉब्लम है। इस बहाव में रक्त जो हमारे शरीर में बह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इस बहाव में कुछ प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारा जीभ नीला पड़ गया है तो, और अगर जीभ तुम्हारा काला पड़ गया तो सोचो तुम्हारा राम नाम सत्य है हो गया, मतलब तुम मरने वाले हो। अगर जीभ तुम्हारा काला हो गया या काला काला हो गया तो सोचो जो कि तुम मरने वाले हो, चिकित्सा कराओ, नहीं तो फिर जीभ पूरा जाएगा। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। खाना अगर तुम्हारा हजम नहीं हुआ तब जीभ में छाले पड़ जाएंगे, घाव हो जाएगा, जीभ के ऊपर प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ये जो माउथ कैंसर होता है, ये एक तो टबैको को हिंदी में क्या बोलते हैं, तंबाकू से होता है।
वो जीभ मुंह में रहते रहते होता है, या फिर इसी से भी होता है जो कि तुम्हारा खाना जो दिन के पे दिन खाए जा रहे हो तुम्हारा हजम नहीं हो रहा है, उससे तुम्हारे जीभ में छाला पड़ा, उसमें तुमने ख़राब चीज़ मुंह में खाया, कोई भी ख़राब चीज़ तुमने खा लिया, तो फिर तुम्हारा मुंह का घाव बढ़ता बढ़ता मुंह का कैंसर भी हो सकता है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। इंग्लिश में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हिंदी में बोलेंगे तो शायद अच्छा ना लगे सुनने में। इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टूल, कितना अच्छा वर्ड है, और हिंदी में बोलेंगे तो पैखाना। अच्छा है, बोलने का क्या है, होता है सभी पैखाना करते। पैखाना खराब हुआ तो सोचो जी कि तुम्हारा ज़िंदगी खराब हो गया। पैखाना नहीं हुआ तो फिर तुम बैठ के पैखाना के उसमें बैठ के बोलोगे आती नहीं। तो इसीलिए पैखाना को किस तरह से होना चाहिए। तुम लोग शायद कभी डॉक्टर के पास गए होगे तो डॉक्टर बोला थोड़ा सा पैखाना मैच बॉक्स के अंदर भर के लेके आओ, तो कोई बच्चा पूछ लेता है डॉक्टर साहब आप पैखाना का क्या करेंगे। डॉक्टर को तो मालूम नहीं है, लोग तो पैखाना को फेंक देते हैं, डॉक्टर उनको बुलाते हैं, बोले थोड़ा पैखाना भर के लेके आओ। अब बच्चा कुछ भी समझ सकता है। अगर एक छोटा बच्चा है वो दिन में 4 से 5 बार पैखाना करता है, स्टूल पास करता है, कितना अच्छा लगता है सुनने में इंग्लिश में। और अगर एक नॉर्मल आदमी है वो दिन में 1 से 2 बार सुबह और शाम को स्टूल पास करता है, और अगर पाती लैंग्वेज में बोलो तो 1 से 2 बार पैखाना करता है। अगर तुम हेल्दी आदमी हो या हेल्दी औरत हो या हेल्दी बच्चा हो या हेल्दी बच्ची हो तो तुम्हारा पैखाना पीला रंग का होगा। पीला जैसे खिचड़ी का रंग होता है वैसा पीला रंग का होता है, और इसीलिए बहुत लोग खिचड़ी खाना पसंद नहीं करते हैं। हम जानते हैं उन लोगों को, उन लोग खिचड़ी पसंद नहीं करते हैं। तो क्या है, खाना ही है। पैखाना भी क्या है, वो तो खाना ही है। जो तुम मुंह से खाते हो वही चीज़ में से अच्छा चीज़ लेके खराब चीज़ निकल जाता है, वही पैखाना है। पैखाना खाना ही है। बोलते ना खाना, उसके सामने पा लगा देते हैं तो पा खाना, खाना तो है ही। पेड़ पौधों का खाना उसी से बनता है। हमारे कलकत्ता में या फिर बहुत सारा ऐसे जगह है जहाँ पे जो खाद बनता है वो पैखाना से ही बनता है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। अगर तुम्हारा पित्त बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारा पैखाना काला रंग का होगा, और अगर पित्त कम है तो तुम्हारा पैखाना ग्रे कलर का होगा, भूरे रंग का होगा। अगर तुमने देखा तुम्हारा पैखाना ग्रीन हो गया तो तुम्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वायु का प्रॉब्लम है, वायु का दोष है। पानी के प्रॉब्लम के कारण कॉलेरा होता है। कॉलेरा जब होता है तब पैखाना का रंग कैसा होता है, स्टूल का रंग कैसा होता है। चावल को धोने के बाद जैसा पानी निकलता है, चावल को धोने के बाद जैसा पानी निकलता है उस तरह का सफ़ेद लेकिन मिक्स पानी से इस तरह का पैखाना होता है। इस तरह का पैखाना हो गया तो मतलब डॉक्टर के पास जाओ और कॉलेरा ठीक कराओ। ठीक है, अभी तुम लोग ये सब सुन के तुम लोग जान सकते हो, जो कि अपने आप पता लगा सकते हो जो कि क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारा जो शरीर का अंतड़ी है, शरीर का जो इंटेस्टाइन्स है, अगर तुम्हारे शरीर का इंटेस्टाइन जिसको लोग अंतड़ी भी बोलते हैं, ये अगर पच गया, ये अगर सड़ गया, ये अगर ख़राब हो गया तो फिर सोचो जो कि खून और कफ ये मिलके पैखाना आएगा, लाल लाल सफ़ेद सफ़ेद। इसीलिए लोग बोलते हैं जो कि पैखाना जब करते हो एक बार देख लिया करो नीचे, सच में। और इसीलिए इंडियन स्टाइल पैखाना का सबसे अच्छा है, बीमारी मालूम चलता है। वेस्टर्न स्टाइल में तो पता ही नहीं चलता है, उठने से पहले ही फ्लश कर दिया, पता नहीं कहाँ गया क्या गया, और इसीलिए कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए इंडियन स्टाइल पैखाना सबसे अच्छा है। फिरंगी लोगों को भी इंडियन स्टाइल लगाना चाहिए।